वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे डीसी मोटर से मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं ये जो आईटीआई एग्ज़ाम में आए हुए हैं या कंपटीशन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्त। फर्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग के बाह्य हस्त नियम में बीच वाली उंगली मध्यमा क्या दर्शाती है? ऑप्शन ए बल की दिशा, ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ऑप्शन सी विद्युत धारा की दिशा या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सबसे पहले मैं समझाना चाहूँगा, ये होता है, देखो बाएं हाथ का नियम बोला है तो ये हो गया लेफ्ट हैंड रूल, और लेफ्ट हैंड रूल बोला है तो ये होता है फोर्स का डायरेक्शन, और ये होता है फ्लक्स का डायरेक्शन, और ये होता है करंट का डायरेक्शन। तो इसमें ये अंगूठा होता है, ये अंगूठा, और ये तर्जनी, और ये मध्यमा। तो इसमें जो मध्यमा है मतलब उंगली क्या दिखाएगा? विद्युत धारा की दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीसी मोटर का यह घूमने वाला भाग है, ऑप्शन ए है बॉडी या फील्ड पोल या आर्मेचर या उपरोक्त सभी। अब यहाँ पर डीसी मोटर की बात हो रही है तो डीसी मोटर में घूमने वाला भाग क्या होता है? तो इस आप सभी को पता है, इसका जो घूमने वाला भाग होता है ये होता है आर्मेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि डीसी मोटर में जो आर्मेचर है ये आर्मेचर ही घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीसी मोटर के लेप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है? अब यहाँ पर लेप वाइंडिंग की बात हो रही है तो ऑप्शन है पोल की संख्या के बराबर, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 8। अब यहाँ पर लेप वाइंडिंग की बात की जा रही है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। लेप वाइंडिंग में जो ए इक्वल होता है वो क्या होता है? पी के बराबर होता है लेप वाइंडिंग, मतलब कि नंबर ऑफ पोल्स। तो लेप वाइंडिंग में किसके समानांतर पथों की संख्या के बराबर होगा? नंबर ऑफ पोल्स के बराबर। और वेव वाइंडिंग में ए इक्वल क्या होगा? 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीसी मोटर का कम्यूटेटर बना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए। यह तांबे का, ऑप्शन बी अभ्रक का, ऑप्शन सी बेकलाइट का या ऑप्शन डी कास्ट आयरन का। ये 2012 की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। डीसी मोटर का जो कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर, यह कॉपर का बना होता है, तांबे का, और जिसे बोलते हैं कठोर कर्षित तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बैक ईएमएफ की डैश भी कहते हैं। ऑप्शन ए है बैक ईएमएफ, ऑप्शन बी है विरोधी ईएमएफ, ऑप्शन सी है काउंटर ईएमएफ, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो बैक ईएमएफ को और क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बैक ईएमएफ को बैक ईएमएफ बोलते हैं, काउंटर ईएमएफ भी बोला जाता है या विरोधी ईएमएफ भी बोला जाता है। अब इसे विरोधी ईएमएफ या काउंटर ईएमएफ, बैक ईएमएफ इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये लेंज के नियम पर आधारित है। लेंज का नियम यह कहता है कि ये जिससे उत्पन्न हुई है वो लेंज के नियम के अनुसार उसी का विरोध करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बैक ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन बी है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ऑप्शन सी है कार्क स्क्रू का नियम, ऑप्शन डी है सीरे का नियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी। क्योंकि बैक ईएमएफ हमें ज्ञात करना है तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हमें लागू करना पड़ेगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ही हम क्या कर सकते हैं? बैक ईएमएफ की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। मतलब कि राइट हैंड रूल की बात की जा रही है, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बैक ईएमएफ का मान सदैव आरोपित ईएमएफ से डैश होता है। ऑप्शन ए कम होता है, ऑप्शन बी अधिक होता है, ऑप्शन सी बराबर होता है या ऑप्शन डी समानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए होगा। क्योंकि बैक ईएमएफ का मान जो है सदैव जो आरोपित ईएमएफ है उससे कम होगा, तभी बैक ईएमएफ का मान
आरोपित ईएमएफ से कम होगा। इसलिए होगा क्योंकि यह लेंज के नियम का पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, स्थिर गति वाली मोटर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है डीसी सीरीज मोटर, ऑप्शन बी है डीसी शंट मोटर, ऑप्शन सी है एक्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, या ऑप्शन डी है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो स्थिर गति वाली जो मोटर होती है उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, जो डीसी शंट मोटर है, डीसी शंट मोटर ये स्टेबल मतलब कि स्थिर गति वाली मोटर होती है और इसका जो कर्व होता है वो स्लाइटली ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, आर्मेचर तथा फील्ड वाइंडिंग्स के प्रतिरोध से कौन सी क्षति होती है? ऑप्शन ए ताम्र क्षति, ऑप्शन बी लौ क्षति, या ऑप्शन सी यांत्रिक क्षति, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध से जो क्षति होती है वो क्षति कहलाती है ताम्र क्षति। आंसर क्या होगा इसका? ताम्र क्षति। ए इज एन राइट आंसर होगा, क्योंकि देखो आर्मेचर का जो कोर बना होता है कॉपर का बना होता है, फील्ड वाइंडिंग भी कॉपर का बना होता है, तो इनके प्रतिरोध से कौन सी क्षति होगी? ताम्र क्षति होगी, अर्थात कॉपर लॉस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, लोड परिवर्तन का प्रभाव किस क्षति पर नहीं पड़ेगा? ऑप्शन ए ताम्र क्षति, ऑप्शन बी भवधारा क्षति, ऑप्शन सी है हिस्टैरिसीस क्षति, ऑप्शन डी है बी तथा सी दोनों। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी और सी दोनों। तो लोड सडनली जब चेंज होगा तो उसमें किसका कौन सी लॉस का इफेक्ट नहीं पड़ेगा? तो ये होगा ईडी करंट लॉस मतलब भवधारा क्षति और हिस्टैरिसीस लॉस, ये दोनों लॉस में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, विद्युत मोटर किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करता है? ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, या ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, या ऑप्शन डी ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। क्या करता है विद्युत मोटर? ये विद्युत ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में? यांत्रिक ऊर्जा, मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कौन सी एनर्जी में? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, घूर्णन की दिशा डीसी मोटर में किस नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है? ऑप्शन ए है फ्लेमिंग का दाया हस्त नियम, ऑप्शन बी है ओम का नियम, ऑप्शन सी है फ्लेमिंग का बाया हस्त नियम, और ऑप्शन डी है कार्क स्क्रू नियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? फ्लेमिंग का बाय हस्त नियम। घूर्णन की दिशा डीसी मोटर में किस नियम के द्वारा होता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, मतलब कि लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी डीसी मोटर की मौलिक आवश्यकताएं हैं? ऑप्शन ए चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन बी आर्मेचर का होना, ऑप्शन सी कम्यूटेटर तथा ब्रश आदि का होना, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अब यहाँ पर डीसी मोटर की बात की जा रही है और डीसी मोटर में कौन कौन से जो कंपोनेंट्स हैं वो लगे होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान नहीं होगा, उत्पन्न नहीं होगा तो भी मोटर नहीं घूमेगी, आर्मेचर नहीं होगा तो मोटर नहीं घूमेगी, कम्यूटेटर और ब्रश नहीं होंगे तो मोटर नहीं घूमेगी। इसका मतलब यह है कि इसमें उपरोक्त सभी कंपोनेंट्स की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या होगा अगर किसी पृथक उत्तेजित डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाए? तो यहाँ पर डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल को क्या करेंगे? हम चेंज कर देंगे। तो क्या होगा? ऑप्शन ए मोटर डीसी जनित्र की भांति कार्य करने लगेगी, या ऑप्शन बी है मोटर घूर्णन दिशा परिवर्तित हो जाएगी, या ऑप्शन सी है मोटर की घूर्णन दिशा वही रहेगी, या ऑप्शन डी है मोटर रुक रुक कर चलेगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि मोटर की घूर्णन की दिशा परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि हम टर्मिनल को चेंज करेंगे। तो यदि पहले मोटर क्लॉकवाइज घूम रही थी, अब वो मोटर कैसी घूमेगी? एंटी क्लॉकवाइज। अभी ये क्लॉकवाइज घूम रही थी, टर्मिनल चेंज किए तो अब हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, आरोपित विद्युत वाहक बल तथा डीसी मोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल की आपस में क्या प्रतिक्रिया होती है? ऑप्शन ए है सहायक होता है, ऑप्शन बी विरोधी करने वाला होता है, ऑप्शन सी कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, ऑप्शन डी आर्मेचर करंट में वृद्धि करने वाला होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा।
कैसे होगा? क्योंकि आरोपित विद्युत वाहक बल और डीसी मोटर में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, मतलब बैक ईएमएफ जो है, इसमें विरोध करने वाला होता है। इसमें कैसा गुण होता है? आपस का विरोध करने वाला, क्योंकि जो मेन ईएमएफ है वो बैक ईएमएफ का विरोध करती है, बैक ईएमएफ का विरोध करती है। ये क्यों करती है? क्योंकि लेंज के नियम अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। करंट की मात्रा जो डीसी मोटर द्वारा स्रोत से ली जाती है ज्ञात होती है। तो ऑप्शन ए है आई ए इक्वल वी माइनस ई बी अपान आर ए। ऑप्शन बी है आई ए इक्वल वी प्लस ई बी अपान आर ए प्लस आर। ऑप्शन सी है आई ए इक्वल वी अपान आर ए माइनस ई बी। ऑप्शन डी है आई ए इक्वल ई बी अपान आर ए। तो ये जो है फार्मूले, हम यहाँ पर क्या है, करंट की मात्रा जो है, करंट आई ए का मान हमें ज्ञात करना है, आर्मेचर करंट। तो ये कौन से फार्मूले से ज्ञात करेंगे? ऑप्शन ए क्या होगा? आई ए इक्वल वी माइनस ई बी अपान आर ए। ये वाला फार्मूले से हम करंट का मान ज्ञात कर सकते हैं, आर्मेचर करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। डीसी मोटर की बनावट डीसी जनरेटरों के समान होती। ऑप्शन बी है डीसी जनरेटरों से कोई तुलना नहीं होती। ऑप्शन सी है डीसी जनरेटरों के समान होती है, केवल फ्रेम बनावट भिन्न होती है। या ऑप्शन डी संरचना और फ्रेम संरचना समान होती है। तो इसका जो डीसी मोटरों की जो बनावट होती है वो किसके समान होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर होगा 17 का सी, मतलब डीसी जनरेटरों के समान होती है, केवल फ्रेम की बनावट क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। बाकी पूरा कंस्ट्रक्शन सेम होगा, सिर्फ फ्रेम, आपको फ्रेम से पहचान लेंगे कि ये मोटर है कि जनरेटर है। बाकी अंदर के टर्मिनल पार्ट्स वगैरह सब सेम एज इट इज सेम रहते हैं डीसी मोटर और डीसी जनरेटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित किन तथ्यों पर बैक ईएमएफ निर्भर करता है? ऑप्शन ए है आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या पर। ऑप्शन बी है मोटर की गति पर। ऑप्शन सी है प्रति ध्रुव फ्लक्स पर। ऑप्शन डी है उपरोक्त तीनों। तो निम्नलिखित में किन तथ्यों पर बैक ईएमएफ निर्भर करता है, डिपेंड करता है? तो ऑप्शन ए होगा इसका डी। देखो ऑप्शन क्या होगा इसका? डी होगा। और क्योंकि आर्मेचर के समांतर पथों की संख्या, उस पर भी डिपेंड करेगा बैक ईएमएफ का मान। फिर मोटर की गति पर भी डिपेंड करेगा। फिर फ्लक्स पर पोल, मतलब प्रति ध्रुव फ्लक्स पर भी डिपेंड करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डीसी मोटर में प्रेरित वोल्टेज, ऑप्शन ए प्रयुक्त वोल्टेज का विरोध करता है। ऑप्शन बी है प्रयुक्त वोल्टेज पर कोई प्रभाव नहीं डालता। ऑप्शन सी है प्रयुक्त वोल्टेज के पक्ष में कार्य करता है। या ऑप्शन डी है प्रयुक्त वोल्टेज से स्वतंत्र होता है। तो जो डीसी मोटर में प्रेरित जो वोल्टेज है ये डिपेंड करता है, प्रयुक्त वोल्टेज का विरोध करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या कारण है कि स्टार्टिंग के समय मोटर उच्च विद्युत धारा लेती है? ऑप्शन ए है ई बी इज ग्रेटर देन वी होता है, या बी इक्वल 0 होता है, या सी क्या है, ई बी इज लेस देन वी होगा, या ऑप्शन डी ई बी इक्वल वी होगा। तो स्टार्टिंग के समय में मोटर हाई करंट लेती है, उसका रीज़न क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी इज एन राइट आंसर। क्योंकि उस समय जो बैक ईएमएफ होता है ई बी, वो 0 होता है स्टार्टिंग के समय में, इसीलिए मोटर ज़्यादा करंट लेती है। और इसमें स्टार्टर का यूज़ नहीं करेंगे आप तो मोटर जल सकती है। इसका मेन रीज़न यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 240 वोल्ट पर कार्य करने वाली डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल का मान 220 वोल्ट है। तो 0 ओम प्रतिरोध वाले आर्मेचर में कितना करंट प्रवाहित होगा? ऑप्शन ए है 40 एम्पियर, ऑप्शन बी है 60 एम्पियर, ऑप्शन सी है 20 एम्पियर, या ऑप्शन डी है 10 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए 40 एम्पियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। वह शक्ति कैसी है जो किसी विद्युत मोटर के नेम प्लेट पर अंकित है? ऑप्शन ए शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति, ऑप्शन बी है मोटर द्वारा ली गई शक्ति, ऑप्शन सी है दी गई शक्ति, या ऑप्शन डी है कुल शक्ति। तो ऐसी देखो, वह शक्ति कैसी होगी जो विद्युत मोटर के नेम प्लेट पर अंकित होती है। तो देखना आप, विद्युत जो मोटर होती है, मोटर के ऊपर एक नेम प्लेट होता है और उसमें ये सब लिखा होता है।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति। मतलब कि हमें जो रोटर शाफ्ट होता है वो शाफ्ट में जितनी पावर हमें उपलब्ध होती है वही नेम प्लेट पर लिखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डीसी मोटर की घूर्णन गति ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है? ऑप्शन ए है एन इक्वल वी माइनस आई ए आर ए, ऑप्शन बी एन इक्वल आई ए आर ए माइनस वी अपान के फाई, या ऑप्शन सी है एन इक्वल वी माइनस आई ए अपान के फाई, या ऑप्शन डी है एन इक्वल आई ए आर ए माइनस वी अपान के फाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, एन इक्वल वी माइनस आई ए आर ए अपान के फाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सूत्र पूछा जाता है, इसे स्टार लगाइए। 2014 में ये एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टार्क बहुत अधिक होता है और यह फुल लोड टार्क का 5 गुना होता है। ऑप्शन बी है सीरीज फील्ड वाइंडिंग मोटे तार तथा कम लपेट की बनाई जाती है। ऑप्शन सी है सीरीज मोटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में संयोजित होता है, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि स्टार्टिंग टार्क 5 गुना अधिक होता है सीरीज मोटर का, ये भी जानते हैं। अब इसकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग मोटे तार की बनाई जाती है और कम फेरे रहते हैं। फिर सीरीज मोटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर दोनों केस में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। फील्ड पोल पर टर्न्स की संख्या श्रेणी मोटर में कैसी होती है? ऑप्शन है शंट फील्ड से अधिक, ऑप्शन बी है शंट फील्ड से कम, या ऑप्शन सी नगण्य, या ऑप्शन डी है शंट फील्ड के समान। अब फील्ड पोल पर नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या जो है वो सीरीज मोटर में कैसी होगी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी इज एन राइट आंसर, शंट फील्ड से कम होगी, क्योंकि फील्ड पोल पर जो टर्न्स की संख्या होगी वो शंट फील्ड से कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या होगा अगर किसी कार्यरत डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग अचानक टूट जाए? काम कर रही है मोटर, चालू है, और बीच में सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग अचानक से टूट जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए है मोटर की घूर्णन गति बहुत अधिक बढ़ जाएगी, या ऑप्शन बी मोटर रुक जाएगी, या ऑप्शन सी मोटर की घूर्णन गति घट जाएगी, या ऑप्शन डी है मोटर की घूर्णन गति परिवर्तित हो जाएगी। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी क्या होगा? मोटर रुक जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सीरीज मोटर में निम्न टार्क पर उच्च गति होती है। ऑप्शन बी है सीरीज मोटर में कम लोड पर उच्च गति होती है, या ऑप्शन सी है लोड बढ़ने पर डीसी सीरीज मोटर का टार्क बढ़ता है, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि सीरीज मोटर में लो टार्क रहता है तो स्पीड अधिक होती है, जब टार्क कम रहता है तो सीरीज मोटर में लोड कम करेंगे तो गति हाई होगी। लोड बढ़ने पर डीसी सीरीज मोटर का जो टार्क है वो बढ़ता है। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जैसे जैसे डीसी सीरीज मोटर का लोड बढ़ेगा तो टार्क भी बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। निम्न में से कौन सी मोटर लिफ्ट में प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए कंपाउंड मोटर, ऑप्शन बी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, ऑप्शन सी है निम्न में से कौन सी मोटर लिफ्टों के लिए उपयोगी है, ऑप्शन डी है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो इसका सही आंसर क्या है? कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक रेल इंजन के प्रचालन के लिए कौन सी मोटर का चयन करेंगे? ऑप्शन ए है डीसी कम्युलेटिव मोटर, ऑप्शन बी है डीसी संट मोटर, ऑप्शन सी है डीसी श्रेणी मोटर, या ऑप्शन डी है पृथक उत्तेजित मोटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी डीसी सीरीज मोटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन इसमें इसका जो आंसर है ये क्या होगा? डीसी सीरीज मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए शंट मोटर में फील्ड फ्लक्स का मान लगभग स्थिर रहता है, ऑप्शन बी है शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग पतले तार तथा अधिक लपेटों वाली बनाई जाती है, ऑप्शन सी है शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर तथा सप्लाई स्रोत के समांतर क्रम में संयोजित होती है, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी डीसी शंट मोटर लोड रहित अवस्था में कार्यरत है और उसकी फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाए तो क्या होगा? मोटर रुक जाएगी। ऑप्शन बी है मोटर अत्यधिक उच्च गति में चलेगी, या ऑप्शन सी है मोटर शोर पैदा करेगी, या ऑप्शन डी है मोटर की घूर्णन गति परिवर्तित हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, मोटर रुक जाएगी, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग क्या हो जाएगी? ओपन सर्किट हो जाएगी ना, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीसी शंट मोटर की घूर्णन गति क्या होती है जब लोड बढ़ाया जाता है? ऑप्शन ए, कुछ बढ़ जाती है, ऑप्शन बी, कुछ घट जाती है, ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहती है, या ऑप्शन डी, अनुपातिक रूप से बढ़ती है। तो यहाँ पर डीसी शंट मोटर की बात की जा रही है, इसके घूर्णन गति की बात की जा रही है। कब? जब यदि लोड बढ़ाए जाएंगे तब की कंडीशन में क्या होगा? तो इसका ऑप्शन बी है, कुछ घट जाती है। जैसे मैंने बताया था आपको, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो स्लाइटली ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शंट मोटर का स्टार्टिंग टार्क पूर्ण लोड टार्क का कितना गुना होता है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 4.5 गुना, या ऑप्शन सी है 6 गुना, या ऑप्शन डी है 1.5 गुना। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, 1.5 गुना। शंट मोटर का स्टार्टिंग टार्क फुल लोड टार्क कितना होता है? 1.5 गुना होता है, 1.5 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घूर्णन गति पर क्या प्रभाव पड़ता है यदि कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में लोड बढ़ाया जाए? ऑप्शन ए, घूर्णन गति बढ़ जाती है, ऑप्शन बी है घूर्णन गति घटती है, या ऑप्शन सी है अपरिवर्तित रहती है, या ऑप्शन डी, घूर्णन गति एवं टार्क दोनों बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, घूर्णन गति घटती रहती है। कब क्या होगा? कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में लोड बढ़ाया जाए, मतलब कि लोड आप बढ़ा रहे हैं, लोड करेंट, तो घूर्णन गति क्या हो जाएगी? ये घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन से मोटर की गति लोड विशेषता डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के समान होती है? ऑप्शन ए है सीरीज मोटर, ऑप्शन बी है फ्लैट कंपाउंड मोटर, ऑप्शन सी है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि लोड जो है, स्पीड और लोड की विशेषता डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के समान किसी भी मोटर की नहीं होती, सीरीज की भी नहीं होती, फ्लैट कंपाउंड की भी नहीं होती, कम्युलेटिव कंपाउंड की भी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, डीसी कंपाउंड मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे यदि उसकी विशेषताओं में कोई परिवर्तन न हो? ऑप्शन ए है स्रोत टर्मिनल के संयोजन परिवर्तित करेंगे, ऑप्शन बी है शंट फील्ड वाइंडिंग के संयोजन परिवर्तित करें, या ऑप्शन सी है सीरीज फील्ड वाइंडिंग के संयोजन परिवर्तित करें, या ऑप्शन डी है आर्मेचर वाइंडिंग के संयोजन परिवर्तित करें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी इसका राइट होगा, आर्मेचर वाइंडिंग के संयोजन परिवर्तित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोड पर कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की गति क्या होती है? ऑप्शन ए शंट मोटर की अपेक्षा घटती है, कम घटती है, ऑप्शन बी है सीरीज मोटर की अपेक्षा अधिक घटती है, या ऑप्शन सी सीरीज मोटर की अपेक्षा कम घटती है और शंट मोटर की अपेक्षा अधिक घटती है, ऑप्शन डी रुक जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, सीरीज मोटर की अपेक्षा कम घटती है और शंट मोटर की अपेक्षा अधिक घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का जो टार्क है, ऑप्शन ए सीरीज मोटर से कम होता है, ऑप्शन बी शंट मोटर से अधिक होता है, या ऑप्शन सी है सीरीज मोटर से अधिक होता है, या ऑप्शन डी है ए तथा बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों। तो सीरीज मोटर से कम होता है। देखो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का जो टार्क है, ये टार्क की बात की जा रही है, तो ये क्या होगा? सीरीज मोटर से कम होगा और शंट मोटर से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किस मोटर को स्टार्ट करने में कठिनाई होती है? ऑप्शन ए है डीसी सीरीज मोटर, ऑप्शन बी है फ्लैट कंपाउंड मोटर, ऑप्शन सी है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, या ऑप्शन डी है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करने में कठिनाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कौन से कारण से डीसी सीरीज मोटर में फील्ड डाइवर्टर प्रतिरोध प्रयोग करके मोटर की घूर्णन गति परिवर्तित की जाती है? फील्ड डाइवर्टर रेजिस्टेंस जो है उसका यूज करके हम, तो ऑप्शन ए है सामान्य से अधिक गति के लिए, ऑप्शन बी है सामान्य से अधिक एवं कम दोनों प्रकार की गति के लिए, या ऑप्शन सी है सामान्य से कम गति के लिए, या ऑप्शन डी है विपरीत गति के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सामान्य से अधिक गति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी क्षति डीसी मोटर में होती है? ऑप्शन ए लौह क्षति, ऑप्शन बी ताम्र क्षति, ऑप्शन सी यांत्रिक क्षति, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। अब यहाँ पर डीसी मोटर में कौन सी क्षति होती है ये पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? इनमें से सभी, क्योंकि लौह क्षति भी होता है, यांत्रिक क्षति भी होती है और ताम्र क्षति भी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस कारणवश डीसी मोटर के आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाया जाता है? ऑप्शन ए है हिस्टैरिसीस क्षति का मान कम रहे, ऑप्शन बी है एडी करंट क्षति का मान कम रहे, या ऑप्शन डी है दिखने में सुंदर हो, या ऑप्शन सी है आर्मेचर का वजन कम हो जाए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ईडी करंट क्षति का मान कम रहे, इसीलिए इसके आर्मेचर का जो कोर है वो लेमिनेटेड बनाया जाता है, ताकि इसकी जो ईडी करंट है वो एडी करंट का मान, ईडी करंट लॉस जो है वो कम हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस सूत्र से स्टे क्षति ज्ञात होती है? ऑप्शन ए लौह क्षति प्लस यांत्रिक क्षति, ऑप्शन बी है लौह क्षति प्लस यांत्रिक क्षति प्लस शंट फील्ड क्षति, या ऑप्शन सी है आर्मेचर क्षति प्लस सीरीज फील्ड क्षति, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए लौह क्षति प्लस यांत्रिक क्षति। स्टे ये है सूत्र स्टे क्षति का, मतलब कि स्टे लॉस का है, तो स्टे लॉस बराबर क्या होगा? लौह क्षति प्लस यांत्रिक क्षति, दोनों का प्रारूप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस सूत्र द्वारा डीसी मोटर की दक्षता ज्ञात होती है? ऑप्शन ए यांत्रिक दक्षता बराबर आउटपुट यांत्रिक शक्ति अपान उत्पन्न यांत्रिक शक्ति इंटू 100, ऑप्शन बी है यांत्रिक दक्षता बराबर उत्पन्न यांत्रिक शक्ति अपान आउटपुट वैद्युत शक्ति इंटू 100, या ऑप्शन सी यांत्रिक दक्षता बराबर इनपुट यांत्रिक शक्ति अपान वैद्युतिक शक्ति इंटू 100, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए यांत्रिक दक्षता बराबर आउटपुट यांत्रिक शक्ति, मतलब कि ये मैकेनिकल पावर, और ये हो जाएगा, ये आउटपुट मैकेनिकल पावर होगा और ये उत्पन्न मैकेनिकल पावर होगा इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किस शर्त पर मोटर की दक्षता अधिकतम होती है? ऑप्शन ए ताम्र क्षति इज ग्रेटर देन लौह क्षति, ऑप्शन बी ताम्र क्षति इज लेस देन लौह क्षति, ऑप्शन सी है ताम्र क्षति बराबर घर्षण तथा विंडोज क्षतियाँ, या ऑप्शन डी ताम्र क्षति बराबर स्थिरांक क्षति होता है। तो किस शर्त पर मोटर की दक्षता अधिकतम होगी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी ताम्र क्षति बराबर स्थिरांक क्षति के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, डीसी मशीन की चाल यदि दुगनी कर दी जाए, स्पीड को क्या कर दिए हमने 2n कर दिए, तो तब क्या होगा? फ्लक्स स्थिर रहे, और क्या होगा? फ्लक्स स्थिर रहे तब ईएमएफ क्या होगा? ऑप्शन ए अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन बी दुगुना हो जाएगा, या ऑप्शन सी आधा रह जाएगा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी दुगुना हो जाएगा, क्योंकि यदि स्पीड को दुगनी करोगे तो फ्लक्स भी क्या रहेगा? दुगुना हो जाएगा, 2π हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रेन और हाईएस्ट के लिए किस डीसी मोटर को प्राथमिकता दी जाती है? ऑप्शन ए है शंट मोटर, ऑप्शन बी है संचाई कंपाउंड मोटर, या ऑप्शन सी है श्रेणी मोटर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी श्रेणी मोटर, मतलब कि सीरीज मोटर, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टार्क क्या होता है? हाई होता है, इसीलिए इसका यूज क्रेन में, हाईएस्ट में और इलेक्ट्रिफिकेशन में, मतलब कि इलेक्ट्रिक ट्रेन के इंजन में भी इसी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, स्थिर वोल्टेज जनरेटर में क्या होता है? ऑप्शन ए न्यूनतम दक्षता, ऑप्शन बी न्यूनतम धारा क्षमता, ऑप्शन सी है निम्न आंतरिक प्रतिरोध, या ऑप्शन डी है उच्च आंतरिक प्रतिरोध। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी
निम्न आंतरिक प्रतिरोध होता है स्थिर वोल्टेज जनरेटर में, जो है इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मशीनी औजारों के लिए निम्नलिखित में से किस डीसी मोटर को प्राथमिकता दी जाती है। मतलब कि मशीन बनाने वाले जो औजार हैं उसमें ऑप्शन ए श्रेणी मोटर, ऑप्शन बी है संचाई संयुक्त मोटर, ऑप्शन सी है शंट मोटर, या ऑप्शन डी है विभेदी संयुक्त मोटर। अब यहाँ पर बात की जा रही है मशीनों की औजारों में, तो हमें उस समय क्या चाहिए, कांस्टेंट स्पीड चाहिए, और कांस्टेंट स्पीड किस मोटर की रहती है, डीसी शंट मोटर की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डीसी शंट मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता होती है क्योंकि यह मोटर की चाल को सीमित रखता है, ऑप्शन बी है यह मोटर को स्टार्ट करता है, या ऑप्शन सी है यह स्टार्टिंग करंट को सुरक्षित मान के भीतर रखता है, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है डीसी मोटर को जब स्टार्ट करते हैं तो उस समय जो बैक ईएमएफ है ईबी, और बैक ईएमएफ का मान क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो करंट ज़्यादा लेती है मोटर, और जब ज़्यादा करंट लेगी तो मोटर की वाइंडिंग जलने का डर होगा। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, स्टार्टिंग करंट को सुरक्षित मान के भीतर रखता है। तो ये काम कौन करता है, स्टार्टर करता है, स्टार्टर। आशा करता हूँ दोस्तों आपको पसंद आया होगा। इसका पार्ट भी बहुत जल्दी लेकर आएंगे हम। थैंक यू।